अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पहले जो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने पहले लेक्चर में केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया था और सेकंड लेक्चर में हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आज हम थर्ड लेक्चर पे हैं और थर्ड लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का नेम भी है। और आज के टॉपिक में जो हमारी आउटलाइंस हैं, जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, वो है डेफिनेशन हम करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, और कुछ हम डेली लाइफ की या नेचुरल एग्जांपल्स करेंगे कि नेचर में भी केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। और फिर हम टाइप्स करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस में। जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में आता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में टेक प्लेस नहीं करता है। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की ही एग्जांपल लेंगे। और फिर हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी खसूसियात हैं, किस हालत में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को गेन कर सकते हैं, कंसंट्रेशंस कैसे रहेंगी, डिस्टर्ब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा उस वक्त आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके, यानी ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में आता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिनमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, और इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है और उन दोनों का रेट अगर सेम हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों का रेट बराबर हो जाए लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। लाइक हमने डिस्कस किया था कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होता है, जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। तो जब इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है और इनका रेट बराबर हो जाए, और जो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट रहे, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कि ये है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कब आएगा? दोबारा से रिपीट करते हैं। when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction and the concentration of the reaction mixture also remains constant, then it is the stage of chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो नेचर में भी एग्जिस्ट करता है, जैसा कि हम सांस लेने के अमल में भी केमिकल इक्विलिब्रियम है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल की गई गैसेस को यूज करते हैं। तो ये नेचर में जो इक्विलिब्रियम पाया जाता है, ये जो कुदरती अमल है, ये भी जिंदगी का मरहूने मिन्नत है, जिंदगी इसी की मरहूने मिन्नत है। और इसी तरह जो झील का पानी होता है, झील के पानी में भी केमिकल इक्विलिब्रियम पाया जाता है। जो सी वाटर है उसमें भी केमिकल इक्विलिब्रियम पाया जाता है। जो सी वाटर होता है ना, उसमें 3 तरह की गैसेस जो है वो मेजर डिसॉल्व होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैसेस होती हैं। तो जो सी वाटर है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज करता है। एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, तो ये एटमॉस्फेयर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने से केमिकल इक्विलिब्रियम और जो कंसंट्रेशन होती है उसको कांस्टेंट रखते हैं, और इस तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम वहां पे भी पाया जाता है। इसी तरह अगर हम एक्वेटिक लाइफ को देखें, एक्वेटिक प्लांट्स को देखें, एक्वेटिक एनिमल्स को देखें, तो उनमें भी केमिकल इक्विलिब्रियम की वजह से ही एक्वेटिक लाइफ बरकरार रहती है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक का पहले भी मतलब भी हमें पता है इसका कि स्टैटिक का मतलब होता है साकिन रहना, स्टिल रहना। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। जैसे अगर कोई बुक टेबल पे पड़ी है तो वो टेबल पे पड़ी रहती है, उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो उनका रिजल्टेंट 0 रहता है। अगर हम फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में भी हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसे ही बोलेंगे कि अगर किसी बॉडी पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 रहे तो हम बोलते हैं कि ये चीज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो इसी तरह मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी यही है
कि कोई चीज मूव ना कर पाए। ये जो वाल है, जो दीवार आपको नजर आ रही है, ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। कोई इमारत है वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है कि उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो रहता है और वो मूव नहीं कर पाती हैं। और इसी तरह अगर केमिस्ट्री में देखें तो हम रिएक्शंस के केस में स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री में हम कहेंगे कि अगर कोई रिएक्शन मजीद आगे ना बढ़े और वो हमें रुक जाता है रिएक्शन और वो मजीद आगे नहीं बढ़ता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, जब कोई रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और मजीद आगे नहीं बढ़ता तो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फिर दूसरी स्टेज आती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो उस वक्त आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। ओके, जैसा कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में भी डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन and the concentration of the reacting mixture is also constant। तो इस चीज को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है इसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाता है जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। ओके, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाता है जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी। मतलब ये कि उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इसलिए वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद आता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। और अलग से भी ये 2 नंबर का आ जाता है, डिफाइन स्टैटिक इक्विलिब्रियम विद एन एग्जांपल और डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद एन एग्जांपल। तो अब हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की है और मैंने ये भी बताया है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस में पाया जाता है। तो अब वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करता है। हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिलती हैं और ये मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देती हैं। अब अगर हम ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे मैं एक्स एक्सिस पे लूंगी टाइम और वाई एक्सिस पे मैं लूंगी कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पे हम टाइम लेंगे और यहाँ पे कंसंट्रेशन। जब रिएक्शन ने स्टार्ट होना है, जब हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलना शुरू करना है तो उस टाइम प्रोडक्ट्स तो होंगे नहीं, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, जीरो। और उस टाइम जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो किसकी होगी, रिएक्टेंट्स की होगी। यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी होगी, रिएक्टेंट्स की। फिर हमने ये बात की थी कल, हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के डिफरेंस में कहा था कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस टाइम सिर्फ क्या मौजूद होते हैं, रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। ओके, और जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स वाला है ये वाला होगा पहले फॉरवर्ड रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस मिलेंगी और मिलने से क्या बना देंगी, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा। और ये है रिवर्स रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से डीकम्पोज होगा और वो हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस बना देगा। अब स्टार्ट में सारे के सारे रिएक्टेंट्स थे और उसके बाद रिएक्टेंट्स कम होना शुरू हुए और प्रोडक्ट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो क्यों, फिर ऐसे क्यों होगा कि क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम क्यों होगा, क्योंकि तब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे और रिएक्टेंट्स कम रहेंगे। ओके, और फिर रिवर्स रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स बनेंगी तो प्रोडक्ट्स फिर दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती जाएंगी तो फिर रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जाएगा। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफ की मदद से हम जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें होने वाले डायनामिक इक्विलिब्रियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कर्व है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीजिंग, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीजिंग। और ये वाली कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस। ओके, तो
इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि रिएक्शन के स्टार्ट में या फिर जब टाइम 0 होता है उस टाइम सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर है। ये आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं और जब यहाँ भी शो कर लेते हैं, चलो यहाँ से ऐसे। तो जब रिएक्शन कुछ टाइम के बाद रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है तो प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं और फिर प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। उधर से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और ये जो सेंटर में स्टेज होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसे हम? स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि यहाँ पे आके फिर इक्विलिब्रियम हो जाता है और फिर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। ये वाला जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके, तो ये था डायनामिक इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस में। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और जबकि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन वो एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। और फिर जब हम ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद जो फॉरवर्ड रेट रिवर्स रिएक्शन का रेट है या फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और उस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। और उसके बाद जो स्टेज आती है जो आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बिल्कुल बराबर रहता है। ओके, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction is equal to rate of reverse reaction and the concentration of the reaction mixture also remains constant. Okay, और उसके बाद हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप हो जाता है जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है। ओके, रिएक्शन आगे प्रोसीड करता रहता है और वो रिएक्शन कंप्लीट भी नहीं होता है। Okay, a book lying on the table and a building are an example of static equilibrium. और dynamic equilibrium हमने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है और उसको हमने ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट किया है कि पहले स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो हाई होता है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होती है या प्रोडक्ट्स नहीं बने होते, इस वजह से रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो कम होता है। लेकिन जब प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस। ओके, और उसके बाद है इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इसको हम सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में हासिल कर सकते हैं, यानी जब सिस्टम क्लोज होगा। जैसे कल मैंने आप लोगों को रिवर्स फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में बताया था ना कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल से कि अगर तो सिस्टम ओपन होगा तो ओपन सिस्टम में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बैकवर्ड नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम क्लोज्ड फ्लास्क लेते हैं तो क्लोज्ड फ्लास्क में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी वो एस्केप नहीं हो पाएगी और वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देगी। तो इस वजह से हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको हम सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में हासिल कर सकते हैं। ओके, और दूसरा है कि ये रिएक्शन जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होता है वो इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? इनकम्प्लीट रिएक्शन। अब रिएक्शन इनकम्प्लीट क्यों होता है? क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इस वजह से जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। ओके, और इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये डायरेक्शन फ्री रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है ये? डायरेक्शन फ्री रिएक्शन, यानी इसको आप किसी भी साइड से डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स को पहले रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर दें, फिर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दें, या रिएक्टेंट्स को पहले प्रोडक्ट्स में करें फिर प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स में कर दें, तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन से इसको हासिल कर सकते हैं। ये नहीं है कि पहले फॉरवर्ड कराएं फिर रिवर्स कराएं,
तो ये डायरेक्शन फ्री रिएक्शन है, ये किसी भी तरह से हासिल हो सकता है। ओके, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि कांस्टेंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यहाँ तक के जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका रंग, उसकी डेंसिटी वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी कांस्टेंट रहती हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। ओके, या आप कह लें कि थोड़ी बहुत अगर चेंज होती भी होगी तो जो ओवरऑल उसका रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट रहता है। ओवरऑल वो कांस्टेंट रहती है कंसंट्रेशन, अगर किसी पीरियड में वो चेंज हो भी तो, लेकिन जो हमने ओवरऑल उसका रिजल्ट देखना है, जो एवरेज देखनी है, वो कांस्टेंट रहती है। ओके, उसके बाद इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैन बी डिस्टर्ब्ड। अब हम इसको डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो आप उसको 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर देंगे तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन मिक्सचर में जो रिएक्टेंट की स्पीशीज, रिएक्शन जो स्पीशीज हैं, रिएक्टेंट्स हैं, उनकी अपनी एक खास एनर्जी होती है, खास टेम्परेचर पे खास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी जब चेंज होगी तो उनकी कुलेयन चेंज होगी, कुलेयन चेंज होगी तो रिएक्शन भी चेंज होता जाएगा। ओके, रिएक्शन का पाथवे भी चेंज होता जाएगा, फिर और उसकी रिएक्शन की स्पीड भी चेंज होती जाएगी। फिर आप प्रेशर के जरिए से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं आप और कंसंट्रेशन, प्रेशर, इस चीज से भी आप इसको टेम्परेचर से भी चेंज कर सकते हैं। ये जो तीनों फैक्टर्स है ना, कि टेम्परेचर के चेंज करने से भी आप चेंज कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप प्रेशर को चेंज करने से भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप कंसंट्रेशन को चेंज करने से भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये जो तीनों फैक्टर्स है ना, इसको आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल में आप इसको बहुत डिटेल से अगली क्लास में जाकर पढ़ेंगे। तो उसमें ये तीनों का इफेक्ट बताया गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर उसमें भी है, चैप्टर नंबर 8, और बहुत अच्छे से उन्होंने सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो क्या है कि हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैसे, टेम्परेचर से, प्रेशर से और कंसंट्रेशन चेंज करने से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और फिर जो हमने नई कंडीशन लगाई है, हम उस नई कंडीशन पे भी इक्विलिब्रियम को गेन कर सकते हैं। ओके, आप कंडीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन चेंज करने के बाद जो न्यू कंडीशन है आप उस पर अगेन केमिकल इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, जरा समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, 2 to 3 एग्जांपल्स, और उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। फिर हमने कहा कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल्स के जरिए से एग्जांपल से किया है कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेस। ओके, उसके बाद हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि हम सिर्फ इसको क्लोज सिस्टम में हासिल कर सकते हैं जब ना ही कोई चीज ऐड की जाए और ना ही कोई चीज निकाली जाए। इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है, इसलिए ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। डायरेक्शन फ्री रिएक्शन होता है, आप इसको रिएक्टेंट्स वाली साइड से भी गेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स वाली साइड से भी गेन कर सकते हैं। कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। उसके बाद आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, टेम्परेचर से, प्रेशर को चेंज करने से और कंसंट्रेशन को चेंज करने से। और जो आपने नई कंडीशन अप्लाई की है, आप उस नई कंडीशन पे अगेन केमिकल इक्विलिब्रियम को गेन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे।